डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास चल रही है जिसमें मैं डॉक्टर A.N. अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से इनकम टैक्स में डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो नियम है ये अध्याय 6 की छूट भी कहलाती है ना, यानी चैप्टर 6 की रिबेट भी कहलाती है। पहले ये समझना हुआ कि सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। देखिए, पिछले 5 शीर्षकों में जो मैंने आय की गणना करना बताई थी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड की इनकम को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। यानी किसी करदाता की, किसी असेसी की पांचों हेड से इनकम हो सकती है। यदि वो इंडिविजुअल है तो उसकी पांचों हेड से इनकम हो सकती है। क्यों कि इनकम फ्रॉम सैलरी केवल इंडिविजुअल की हो सकती है, इन HUF की नहीं हो सकती, फर्म की नहीं हो सकती, कंपनी की नहीं हो सकती। अपने इस सेकेंड ईयर में हम 3 का असेसमेंट पढ़ते हैं, इनकम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF एंड असेसमेंट ऑफ फर्म। इन 3 में से केवल इंडिविजुअल व्यक्ति की ही पांचों हेड से इनकम हो सकती है। यदि वो फर्म है या HUF है तो उसकी सैलरी के अलावा अन्य 4 हेड से इनकम हो सकती है। तो चाहे वो यदि इंडिविजुअल है तो पांचों हेड की इनकम, कोई ज़रूरी नहीं किसी एक व्यक्ति की पांचों हेड से इनकम हो, लेकिन हम ये देखेंगे दूसरे हेड से भी इनकम है या नहीं। तो पांचों हेड की इनकम, यदि फर्म है या HUF है तो उसकी सैलरी के अलावा चारों हेड की जो इनकम है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम इस चैप्टर के, इसको हम कहते हैं डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 या डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C टू 80U, 80C से 80U तक के डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम GTI में से लेस करने के बाद जो इनकम होती है वो टोटल इनकम होती है। देखिए, इसमें इसके नियम को हम ये देखें कि एक पहला नियम है इसका, धारा 80A में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस अध्याय के अंतर्गत जितनी भी कटौती दी गई है 80C से 80U तक, इन टोटल कटौतियों का योग GTI से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम यदि किसी की 8 लाख है तो इस हेड के अंतर्गत 8 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। ये एक धारा 80A में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हालांकि इसमें धारा 10A, 10A, 10B, 10BA के बारे में भी कुछ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसको अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। और धारा 35AD ये कुछ विशिष्ट या निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में है। ये भी स्पेसिफिक जहाँ आएगा मैं वहीं बताऊँगा। अदरवाइज़ जो चीज़ मैं अंडरलाइन इसमें कर रहा हूँ उसी पर विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी शुरू में सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं इसको। जब किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक धारा 35AD के बारे में या 10A, 10AA, 10B के बारे में कुछ आएगा तब वहाँ अपन डिस्कस करेंगे। मैं अभी इनको स्किप कर रहा हूँ। अब आ जाइए धारा 80AB। ठीक है सर, धारा 80AB हाँ, इसमें ये लिखा है कि देखिए, किसी सेक्शन में जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जो हमने सेक्शन 16 की रिबेट दे दी, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट है या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की छूट है, उनको लेस करने के बाद जो इनकम है वही GTI में शामिल होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हम सेक्शन 24 की रिबेट देते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, या 24B
की रिबेट देते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसके संबंध में जो छूट देते हैं वो इनकम छूट वो छूट लेस करने के बाद जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वही जीटीआई में शामिल होती है और वही रेस्ट्रिक्शन लगेगी छूट के संबंध में। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिला तो 4,50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। इसी तरह से किसी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख है, उसमें से हमने इंटरेस्ट की रिबेट 2 लाख दे दी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख बचेगी, तो जीटीआई में 3 लाख ही शामिल होगी। तो इस तरह से जो 2 लाख की रिबेट या 50,000 की रिबेट दी वो इसमें जीटीआई का पार्ट नहीं है। अब जीटीआई में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर की है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड की है या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी, इन सब का जो जीटीआई का टोटल है उससे ज़्यादा की छूट 80C से 80U में नहीं हो सकती। 80CA के अनुसार इस अध्याय में आय संबंधी कोई कटौती, अच्छा एक और चीज कटौती होगी तभी उसे, ठीक है एक मिनट, हाँ ये है इसमें देखिए, मैं अभी आगे बताऊंगा कि जो 80C से 80U की जो रिबेट है टोटल 2 कैटेगरी में दी हुई है। एक तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट या एक्सपेंडिचर और दूसरा रिबेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम। तो इस अध्याय में यानी जो जीटीआई की जो में से जो डिडक्शन देते हैं इसको अपन चैप्टर, ये बुक का चैप्टर मत मानो, ये इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें अध्याय 6 है जिसके अंदर छूट की सूचना या नियम दिए हुए हैं। तो इस अध्याय में ये लिखा है, देखिए 2 तरह की छूट हो सकती है इसमें। एक तो एक्सपेंडिचर के समय यानी कोई पेमेंट करते हो या एक्सपेंडिचर करते हो तो छूट मिलेगी, और एक ये है कि जो यदि कोई ऐसी इनकम है तो उसके संबंध में छूट मिलेगी। तो 2 तरह की कैटेगरी होगी सब, ए और बी मान लीजिए। ए में क्या लेंगे, ए में लेंगे अपन यदि कोई पेमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस संबंध में क्या क्या छूट है, ठीक है, और कहीं कोई स्पेसिफिक इनकम है तो उसके संबंध में क्या छूट है। तो ये 2 अलग अलग तरह की छूट है। तो ये कह रहे हैं ये सेक्शन 80A क्या कहता है, ये कहता है कि कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आय के संबंध में छूट लेना चाहता है, आय के संबंध में है ना, दूसरी कैटेगरी की, तो उसे छूट तभी मिलेगी जबकि उसने कर निर्धारण वर्ष की आयकर रिटर्न सबमिट कर, जो लास्ट डेट है तब तक यदि उसने सबमिट कर दिया। एक है सेक्शन 139A 139(1), इसके तहत जो हर साल डेट डिसाइड, नॉर्मली ये डेट होती है जिनकी ऑडिट नहीं होती है 31 जुलाई होती है ना। जैसे मान लीजिए अभी जो अपना जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस 1920-2021 असेसमेंट ईयर है, ठीक है ना। तो 1920 जो प्रीवियस ईयर है जिस पर असेसमेंट ईयर 2021 लागू होगा, 2021 की रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2021 है, ठीक है। तब तक रिटर्न सबमिट हो जानी चाहिए, नहीं 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 2021 लागू होगा और उसके लिए रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी 31 जुलाई 2020, ठीक है। तो 31 जुलाई 2020 तक यदि किसी ने रिटर्न सबमिट कर दी है, ठीक है, और या फिर कभी कभी अमेंडमेंट भी करते रहते हैं, जैसे कोरोना पीरियड में ये इसकी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दी, 31 दिसंबर तक कर दी थी, है ना। तो उस डेट तक यदि रिटर्न सबमिट कर देगा ड्यू डेट तक, तभी उसको आय के संबंध में धारा 80C से 80U की जो भी रिबेट है वो मिलेगी। अथवा देखिए 80C से नॉर्मली 80G तक तो ये है एक्सपेंडिचर 80G और है G80G और भी 2-3 आए आगे, वहाँ तक की रिबेट एक्सपेंडिचर के संबंध में है वो तो मिलेगी, चाहे रिटर्न देरी से भी सबमिट करेगा। लेकिन इनकम के संबंध में 80I से स्टार्ट होती है, वो 80I से 80U तक, तो उसको छूट तभी मिलेगी जबकि उसने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू टाइम पर जमा करा दी हो, ठीक है। अब कुछ इसमें और रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ से
एवं धारा 111 ए के अल्पकालीन पूंजी लाभों में से हानि को कटौती की जा सकती है। हाँ देखिए, एक अपने जिसमें चैप्टर पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, उसमें भी मैंने बताया था कि दीर्घकालीन पूंजी लाभों से एवं अल्पकालीन पूंजी लाभों से किसी प्रकार की भी हानि को हम पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति हम केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही करेंगे। ठीक है ना। ये इसमें कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभों एवं 111 ए के अल्पकालीन पूंजी लाभों से हानियों की पूर्ति और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अलावा कोई भी लॉस हो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। एक ये है दीर्घकालीन पूंजी लाभों से। हाँ, दीर्घकालीन पूंजी लाभों से धारा 80C से 80U की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम कुछ भी नहीं है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 80C से 80U की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। और जो दूसरे सोर्सेज से इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा तो छूट तो मिल जाएगी उसको, लेकिन वो दीर्घकालीन पूंजी लाभों की आय में से नहीं मिलेगी। अदर इनकम जो है उसी में से उसको छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से धारा 111 ए क्या है, अल्पकालीन पूंजी लाभ शेयर्स के संबंध में है और इसमें एसटीटी का पेमेंट हो गया है तो 15% की इसमें टैक्स रेट है। ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। इसके संबंध में भी यह 80C से 80U की कोई रिबेट दे नहीं है। धारा 115 BBE के अनुसार अघोषित साधनों से आय में से न तो हानियों की पूर्ति की जाएगी और न ही, देखिए जो 80 ये जो नियम है इसमें क्या है, अघोषित सोर्सों से की जो आय है ना, अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम कहते हैं इसको इंग्लिश में, अनडिस्क्लोज पर 60% की टैक्स रेट लागू होती है। तो इसमें किसी तरह की कोई छूट दे नहीं है, न तो 80C से 80U की है और न ही कोई दूसरी हानि को इसमें से अप्लीकेट किया जा सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा कि आकस्मिक आय कैजुअल इनकम है, उसमें भी हम 80C से 80U की कोई रिबेट नहीं देते हैं। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि 80C से 80U तक की जो रिबेट है वो मैक्सिमम कितनी होगी, सकल कुल आय यानी ग्रोस टोटल इनकम में से क्या क्या हटा देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 एक अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो अनडिस्क्लोज सोर्स की इनकम है, अन्य अघोषित साधनों की आय उसको हटा देंगे, और आकस्मिक आय, इन तीनों सबको हटाने के बाद जो GTI होगी उससे ज़्यादा की रिबेट नहीं होगी। देखिए इस वीडियो को 2-3-4 बार सुनोगे तब जाके समझ में आएगी। सारे टेक्निकल वर्ड्स बोलने पड़ते हैं बार बार में, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा 2-3 बार सुनने के लिए। आकस्मिक आय के संबंध में देखिए, जो पहले भी बताया था, आकस्मिक आय जो कैजुअल इनकम है इसमें कभी हानि नहीं होती। इनकम को इनकम मानते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं मानते। यदि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का टिकट खरीदे लॉटरी के और आपको उसमें से एक 5,000 मतलब 20,000 की लॉटरी निकल गई, तो 20,000 पूरी टैक्सेबल है, 10,000 की कोई रिबेट नहीं है। तो इसलिए आकस्मिक आय से कभी हानि तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ये मान के चलें जो भी आकस्मिक आय है इसमें इनकम ही टैक्सेबल होती है, इसमें कोई हानि नहीं होती। आकस्मिक आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आकस्मिक आय से हम किसी भी इनकम की किसी भी दूसरी हानि को पूर्ति नहीं कर सकते। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ एवं धारा 111A अल्पकालीन पूंजी लाभ, धारा 80, हाँ ये भी एक पॉइंट है, धारा 80G व 80GG के उद्देश्य के लिए सकल आय में शामिल नहीं किए जाएंगे, हाँ, जबकि आकस्मिक आय को शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक आगे हम 80G और 80GG की डिस्कस करेंगे। 80G दान के संबंध में होता है, डोनेशंस के संबंध में होता है, और 80GG जिन व्यक्तियों को इनकम फ्रॉम जिनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है और यदि वो किराए के मकान में रहते हैं तो उनको 80GG के अंतर्गत छूट मिलने का प्रावधान है। तो 80G और 80GG में भी हमको ये निकालना पड़ता है कि एडजस्टेड GTI निकालना पड़ता है। तो उसमें भी हम एडजस्टेड GTI निकालने के लिए LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG 111 बनने वाला है ना, इनको तो हम हटा देंगे, लेकिन कैजुअल इनकम को हम उसमें नहीं हटाते। कैजुअल इनकम को उसमें जोड़े रखते हैं 80G और 80GG के डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से मैंने आज ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल बता दिए हैं। अब छूट भुगतान के संबंध में क्या छूट होगी
वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास चल रही है। इसमें मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित पॉइंट
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो भारत में कोविशील्ड इस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में काफी चर्चा तो आपने सुनी होगी कि यूरोप कह रहा था कि कुछ पेशेंट्स में क्लॉट्स हो रहे हैं, यंग पेशेंट्स में, तो क्या उसके ऊपर बंदी लगाएंगे, ऊपर नीचे सब चल रहा था। यूनाइटेड किंगडम डट के इस वैक्सीन के पीछे खड़ा था क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये वैक्सीन डिजाइन की है। अभी आज सुबह से यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि ये क्लॉट्स सचमुच हो रहे हैं, काफी कम लोगों में हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, यंग लोगों में ज्यादातर हो रहे हैं, इसलिए जिनकी उम्र 30 से कम हो उन लोगों को शायद वो दूसरी वैक्सीन ऑफर करेंगे। क्या इस खबर से आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप तो कहोगे यार, कभी आप कहते हो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बाद में चेंज कर देते हो। मेरी तो बात छोड़ो, मैं तो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। जर्मनी जो इतना बड़ा देश है, कुछ ही दिन पहले वो कह रहे थे कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो 65 के ऊपर के लोगों को नहीं देनी चाहिए। अभी 10-15 दिन में उन्होंने पूरी तरह से बदल गए और कह रहे हैं कि 60 के नीचे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। कनाडा कह रहा है 55 के नीचे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। इस वैक्सीन के चरण 3 में काफी बड़े स्टडीज हुए थे, इसमें ऐसा क्लॉटिंग कुछ नहीं दिखा था। लेकिन वैक्सीन के इतिहास में ऐसा होता है, जब बड़े पैमाने पे देते हैं तो जो छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कम लोगों में होते हैं वो फेज 3 में पिकअप नहीं होते और जब मास वैक्सीनेशन चालू होता है तब निकलते हैं। अब क्या है ये, तो 222 लोगों को ये रेयर क्लॉट्स हुए, यंग लोगों को, उसमें 86 केसेस वो पूरी तरह से जांच कर चुके हैं और 18 लोगों की दुर्भाग्यता से मृत्यु हो गई है इस क्लॉट की वजह से। इनके प्लेटलेट्स कम होते हैं और बाद में साइनस थ्रोम्बोसिस जैसा हो जाता है। तो अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन एजेंसी कह रही थी कि फिर भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि इसका रिस्क बहुत कम है। मतलब मानो 1 लाख लोगों ने वैक्सीन ले ली तो एक आदमी को हो गया। अगर ये यंग लोगों में होती है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो, ये दुनिया के लिए थोड़ी डरावनी बात है क्योंकि दुनिया के 111 मुल्क ऐसे हैं जो इस वैक्सीन पे भरोसे पे रुके हैं कि कोवैक्स मामले में उनको ये वैक्सीन मिल जाएगी। तो जिसका हम लोग रिस्क, मतलब जिसको कहते हैं जोखिम लाभ अनुपात, जिसे भारत के देहातों में रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं। तो आप कहेंगे समाज के लिए कि जितने ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली उतना कोविड कम हो गया, इसलिए समाज में। तो कुछ लोग कहेंगे तो क्या भैया, जो यूरोप को नहीं चाहिए, यूरोप का नाकारा हुआ जो है, क्या वो हमको ला के दोगे? ये सोच घटिया है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये वैक्सीन की स्टडी भारत में भी हुई थी, ये वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में हो रहा है। सो शायद जैसा कोविड का वेव अलग देशों में अलग आया, शायद हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलेगी ये वैक्सीन और यंग लोगों को अभी तक दिया ही नहीं है। ज्यादातर बूढ़े लोगों को, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है, वही लोगों को दिया है और ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर वैक्सीन हमारे पास आती है तो क्या कोवैक्सीन लेनी चाहिए यंग लोगों को? देखो, कोवैक्सीन का 3 मार्च को डेटा सबमिट हो चुका है और मेक्सिको ने, जो बड़ा देश है और काफी प्रगत भी है, मेक्सिको ने कोवैक्सीन को अनुमति दे दी है कुछ घंटों पहले ही। तो अगर ऐसा होता है तो शायद
कोवैक्सीन का पीयर रिव्यू भी हो जाएगा और वो डोज भी हमारे हाथ लग जाएंगे। तो जो यूरोप में नहीं चाहिए वो वैक्सीन हम लेंगे, तो लोग कहेंगे कि क्या जरूरी है। देखो अभी दूसरी लहर आ चुकी और फिर भी हम बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है। मामला घातक अनुपात, केस फैटेलिटी रेशियो तो कम है, फिर भी ये महामारी जाएगी नहीं। ये महामारी के साथ क्या आप सीसॉ खेल रहे हो कि अगर केसेस ऊपर गए तो लॉकडाउन कर दिया, तो फिर केसेस नीचे गए, लॉकडाउन होता है तो केसेस ऊपर गए। ये कितने दिन तक चलेगा ये सिलसिला? ये सीसॉ है, मतलब आई सॉ कैसा था और आई सी में वही देख रहा हूँ और बार बार वही कह रहा हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन अगर 15-20% लोगों का हो जाएगा तो हम लोग इस मकाम तक पहुंच जाए। ना होश है ना है खबर, तेरे प्यार में हूँ बेखबर। ना होश है ना है खबर, तेरे प्यार में हूँ बेखबर। मुझको तो पिया अब है मदहोशी छाई। तहीली पलंग के पलाई न सकुली उतर जाई, हिली पलंग के पलाई न सकुली उतर जाई। जब से हुआ है तेरे नैनों से ढीले, अजब सा मजा है यारा। டேய் என்னங்க இல்ல தண்ணி குடிக்கலாம்னு வந்தேன். தண்ணி கிச்சன்ல வெளிய போ. சௌந்தர்யா, உன்னை பிரியறது எங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. என்ன பண்றது? தங்கச்சிங்க அம்மா என்ன இது?
என்னது? இல்ல மாமாவை காலில் போட்டு மிதிக்கிறீங்களே அதான் என்னன்னு. இதெல்லாம் ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட். உனக்கெல்லாம் சொன்னா புரியாது. ஓஹோ. நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க. நான் உங்க மாமாக்கு வைத்தியம் பார்க்கணுமா வேண்டாமா? ஒரு ஓரமா உட்காந்துக்கிறேன் ப்ளீஸ். இப்படி நாக்கு தொங்க போட்டுட்டு நின்னா உங்க மாமாக்கு என்ன? நீ சொன்ன மாதிரியே வர வர விமல் சரியே இல்ல மச்சி. ஓவரா லேட் பண்றான். எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. நான் கிளாஸ் ரூம் போயிடுவேன். எங்க கிளாஸ் ரூம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. நேரா சொல்றா சொல்றா. டேய் மச்சான் சொல்றா இல்லனா தலை வெடிச்சிரும்டா. ஆமாடா மச்சான் சொல்றா. வெயிட் அதுக்கு தானடா ஊர்ல இருந்தே வந்திருக்கேன். எப்பவும் போல ஊருக்கு போனோம்னா யாரு மச்சான் சௌந்தர்யா? சொல்றேன் முதல்ல பாரு. யாரு மச்சான் சௌந்தர்யா? சொல்றேன் முதல்ல பாரு. என்ன சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு? டேய் மச்சான் 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 யாரா சௌந்தர்யா? லேட் ஆயிடுச்சு. லேட்டா விடு. லேட்டஸ்ட்டை கொடு. இந்தா. ம். டேய் சி தள்ளிப்போ. டேய் டேய் ஐயா. இதைத்தான் நாங்கள் வாரம் வாரம் பார்க்குறோமே. லேட்டஸ்ட்டை கொடுறோன்னா லேட்டஸ்ட்டை கொடுக்குறேன். குறா. டா இத பாரு. आप लोग वीडियो में देख रहे हैं उल्लू ऐप की आने वाली नई वेब सीरीज पलंग तोड़ आधा अधूरा प्यार। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अधूरी वाइफ से जिसका पति इसको खुश नहीं कर पाता और अगले दिन इसका पति काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। और यहाँ पर देवर भी अपने मोबाइल में वो वाली फिल्में देखकर आपे से बाहर होने लगता है। अब भाभी जी देवर को ये सब करते हुए चोरी छिपे देख लेती है और ये अपने मन में सोचती है कि लगता है अब देवर जी बड़े हो गए हैं। अब रात को भाभी अपने देवर के लिए दूध लेकर आती है और अपने देवर जी को अपने हाथों से दूध पिलाती है। वे तू हो गया ट्रैक तेरा मेरा किए मैच इस मैचिंग लई ता तेरे पीछे
रहा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। वो हरामजादी हमको धमकी देती है कि हमका छोड़ के अपने घर चली जाएगी। अरे भ्रष्टी आ गई होगी रानी। अरे फ्रस्टाई तुम हो आज तक हमारे खंबे। हेलो फ्रेंड, लेके आ गए एक और वेब सीरीज के साथ। खुले आसमान के नीचे लड़की को खुले आसमान के नीचे संभोग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, उसके रोमांस करना, वो भी खुले आसमान के नीचे। तो यहाँ पर एक लड़का की शादी एक लड़की से हो जाती है और लड़की की जैसे ही शादी होती है तो लड़की कांड करना चालू कर देती है, कहीं किसी और के साथ संभोग करवाना, ऐसे संभोग करवाना करती है। ऐसे ही लड़कियां खेतों में जाके किसके कुएं में से ज़्यादा पानी निकला, जिसके कुएं में से ज़्यादा पानी निकला वो बन गया यार खुले आसमान के नीचे रहने वाली सबसे बढ़िया औरत। बट जिसके कुएं में हे महाराज, है देखिए साला कपड़े के अंदर जवानी नहीं समा रहा है। हेलो भाई लोग, तो की हालचाल। स्वागत है आप सभी का फिल्म एक्स प्रो के एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊं 10 गर्मा गर्म 18+ इरोटिक बोल्ड सीन से भरे हुए वेब सीरीज का कलेक्शन, जिसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस काउंटडाउन को। ऊपर सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 के प्लेस पे है वर्जिन बॉय, जिसमें आपको ढेर सारे एडल्ट सीन देखने को मिल जाएंगे। 1 सीजन अवेलेबल है 8 एपिसोड के साथ हिंदी में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9 के प्लेस पे है रीति रिवाज। सीजन 1 के 9 एपिसोड हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें गांव के रीति रिवाज को दिखलाया गया है, जिसमें आपको काफी सारे बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 8 के प्लेस पे है एफ से फैंटेसी। सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल है 9 एपिसोड के साथ। इसमें ऐसी फैंटेसी दुनिया को दिखलाया गया है जिसे देखने के बाद आपके काफी कुछ खड़े होने वाले हैं। इस सीरीज में आपको ढेर सारे इरोटिक बोल्ड सीन देखने को मिल जाएंगे, जिससे भी आप काफी एंजॉय करोगे। नंबर 7 के प्लेस पे है साइज मैटर, जिसमें 2 सीजन है और 10